तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे आपने अलग अलग ऑर्बिट का बकायदा डायग्राम बनाया था, जिसके अंदर एस ऑर्बिटल कैसा था, स्फेरिकल शेप का था। पी ऑर्बिटल कैसा था, डम्बल्ड शेप का था, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और उसके बाद आपने डी ऑर्बिटल का शेप देखा था, जो डबल डम्बल शेप का था, जिसमें आपने पढ़ा था डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और एकदम लास्ट में मैंने आपको एफ ऑर्बिटल का शेप डाउनलोड करके दिखाया भी था कि एफ ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है देखने में। बस देखने में कैसा होता है उतना ही पता करना है, हम लोग को उसको ड्रॉ नहीं करना है, ना एग्जाम में कभी पूछा जाएगा। इतना तक हमने समझ लिया था। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कभी भी किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फील किया जाता है, यानी फीलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और इसी के आधार पर आप क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे पहले कुछ रूल है उसको पढ़ते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे। मान लीजिए जिंक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 30 है। तो जब आज इस क्लास खत्म हो रही होगी तो आप ये लिखना सीख जाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। आज की क्लास अंत होने तक में आप भी इस तरह से हर एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए होंगे। यही आज का हम लोग का टारगेट है कि चाहे कोई भी एलिमेंट हो, 1 से लेकर 30 तक। आप लोग के सिलेबस में कितना है, एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 30। मैंने 30 का ही लिख दिया है। जैसे मुझे ये याद है ऐसे इसको याद नहीं करना है, पर आप लोग भी इसको लिखना सीख जाएंगे। इसके लिए जो सबसे पहला टॉपिक है वो लिखिए, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पहला जो टॉपिक है वो लिखिए, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। रिलेटिव एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके अंदर पहला टॉपिक है फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, जो एनर्जी लेवल्स है, जैसे पहला एनर्जी है 1s का, ये सबसे छोटा है। फिर आपके पास कौन है, 2s इज इक्वल टू 2p है। फिर आपके पास कौन है, 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d है। फिर आपके पास कौन है, 4s इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f, एंड ये चलता चला जाएगा। ये एनर्जी है जब आप किसी भी हाइड्रोजन के किसी भी एटम के लिए आप जब इसका एनर्जी लिखते हैं फॉर एनी ऑर्बिटल, तो हाइड्रोजन के लिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। हाइड्रोजन में क्या होता है, 1s एक एनर्जी लेवल पे होती है, फिर 2s 2p एक एनर्जी लेवल पे होती है, 3s 3p 3d एक एनर्जी लेवल पर होती है, 4s 4p 4d 4f एक एनर्जी लेवल पे होते हैं, और इसी प्रकार से चलता चला जाता है। लिख लिए, लिखिए। अब इसका जब मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, जब मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा तो देखिए कैसा बनेगा एनर्जी लेवल डायग्राम। जब मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा, ये आपका, और ये आपका होगा, ये दो आपका अलग अलग एक्सिस है। एक एक्सिस पर आपने लिखा है इंक्रीजिंग एनर्जी, ये क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी। अब ये सबसे पहले जो सबसे नीचे है वो कौन सा डब्बा है, अच्छा वी कैन हैव डब्बा ऑल्सो हियर नो, हम लोग डब्बा भी बना सकते हैं। ये 1s, उसके बगल में 2s,
और फिर 2p, फिर 3s, उसके बगल में 3p, और फिर कौन आएगा? 3d, फिर कौन आएगा? 3d, फिर ऊपर कौन है? 4s, फिर है 4p, फिर है 4d, और इसके बाद पूरा तो बन नहीं पाएगा, पर अधूरा ही समझिए, इस तरफ क्या है आगे? 4f है। दीज आर द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ये 1s है, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p, दिस इज 3s, दिस इज 3p, दिस इज 3d, दिस इज 4s, 4p, 4d एंड 4f। इसके अंदर कितने ऐसे डंडे होंगे? p में कितना ऑर्बिटल होता है? d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? d में 5 ऑर्बिटल होता है, f में 7 होते हैं, तो उधर है 7, तो ऐसा समझ लीजिए। ये इस प्रकार से एनर्जी लेवल डायग्राम है। किसका एनर्जी लेवल डायग्राम है? ये हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम, जहां पे 1s सबसे नीचे है, फिर 2s 2p का एनर्जी सेम है, फिर 3s 3p 3d का एनर्जी सेम है, 4s 4p 4d 4f का एनर्जी लेवल सेम है। दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम या एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। डन? ये बना लिए? जल्दी जल्दी बनाइए। तो अभी तक जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं भोर के मदद से, वो इसी के बारे में पढ़े हैं। यहां पर इसी प्रकार से एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स फील होंगे। लेकिन हम लोग का मेन चैलेंज तो क्या है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो चैलेंज नहीं है, उसको तो हम लोग भेद कर चुके, उसका तो एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम, फ्रीक्वेंसी, सारा चीज भेद कर चुके। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे लिए क्या है? अभी चैलेंज का विषय है। तो जल्दी से इसको बनाने के बाद हेडिंग डालिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बढ़े आगे? अरे क्या करना है? तो जल्दी जल्दी बनाइए, डब्बा ही तो बनाना है। अभी देखिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, एनर्जी फॉर एनर्जी या एनर्जीज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए जो एनर्जीज हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए जो एनर्जीज हैं वो कैसे लिखाएंगी? तो उसके लिए एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था, एक तो भोर थे और दूसरा ब्यूरी, भोर ब्यूरी। क्या नाम था? एक का नाम था भोर और दूसरे भाई साहब का नाम था ब्यूरी। ऐसे लिखा भोर ब्यूरीज रूल। एक भोर ब्यूरीज रूल आया जिसको हम लोग N+L रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? N+L रूल। अब N+L के हिसाब से N = 1, L = 0, ये किसके लिए था? 1s के लिए। N = 2, L = 0 एंड L = क्या आया था? 1 आया था। ये किसके लिए आया था? 2s के लिए और 2p के लिए। N = 3, L का वैल्यू आया था 0, L का वैल्यू आया था 1, L का वैल्यू आया था 2, ये आया था 3s, 3p और 3d के लिए। यहां पर एक आप कॉलम बनाइए जहां पर आप लिखिएगा N+L का वैल्यू। क्या लिखिएगा? N+L का वैल्यू, और उसके नीचे आप इसका N और L को जोड़िए। 0 + 1 = 1, 2 + 0 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 0 = 3, 3 + 1 = 4 एंड 3 + 2 = 5। यहां तक का लॉजिक क्लियर है?
n प्लस एल का वैल्यू, सब पढ़े हैं ना हम लोग, जितनी क्वांटम नंबर सारा पढ़ाए हैं उसमें पढ़ाए हुए हैं। बस n प्लस एल का वैल्यू आपको क्या करना है, निकाल देना है। ये डाउट आपको कहां आना चाहिए था, जो आप लोग एक बार भी अभी पूछे, खैर अभी थोड़ा देर बाद भी हो सकता है डाउट आपको आए, पहले इसको आप लिखिए तब देखते हैं डाउट आपको वाला आता है कि नहीं। 2 बार 3 आया। और एक चीज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब आज की क्लास में पहले फर्स्ट पेज पर मैंने जब कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो 1:2:2 2p6, 3:3 3p6, 3d10 पहले आना चाहिए था, 4:2 बाद में आना चाहिए था। क्या क्या तो वो कौन बोला था, वो बोला था भोर और ब्यूरी ने, और उस रूल का नाम क्या था, n+l रूल। n+l करके देखिएगा 4s और 3d में, अभी देख लिए 4s 4 + 0 3d 4 + 2 3 + 2 3 + 2 4 + 0 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है तो 5 कहां है, बाहर है, और 4 कहां है, अंदर है। ये बात पहली बार किसने बोला, ये भोर ब्यूरी ने बोला, जिसका नाम था n+l रूल। अभी समझ में आया कि क्यों 4s अंदर है और 4s अंदर है और वो बाहर है। अब इसी तरह आप n = 4 का भी निकालिए, l का वैल्यू क्या आएगा, 0 1 2 3, ये होगा 4s 4p 4d और 4f। और जब आप इसका n+l लिखिएगा तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7। इसके बाद भी एक और चीज देख लीजिए, 5 का भी एक बार चेक कर लेते हैं। n = 5, क्योंकि कुछ खेल आपको वहां भी दिखाई देगा। l = 0, l = 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5s 5p 5d 5f 5g। और इसका जब आप n+l कीजिएगा, ये आएगा 5, ये आएगा 6, ये आएगा 7, ये आएगा 8 और ये आएगा 9। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि 5p का एनर्जी कम है और 4f का एनर्जी, यानी 5p के बाद कौन भरेगा, 4f भरेगा। जबकि अगर नियम से चलेंगे हाइड्रोजन के लिए तो वहां पर तो सब लाइन से भरता है, पर यहां पर क्या होगा, जिसका n+n वैल्यू छोटा है वो पहले भराएगा और जिसका n+l वैल्यू ज्यादा है वो बाद में भराएगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाया गया। क्या शॉर्ट ट्रिक बनाया गया, वो शॉर्ट ट्रिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप क्या कीजिए, जिसका जो अलाउड स्टेट है उसको आप ऐसे लिख लीजिए, जिसका जो अलाउड स्टेट है उसको आप ऐसे करके लिख लीजिए। लिख लिए, 5 का कहां तक है, 5s 5p 5d 5f एंड 5g। इधर भी बस 6s 6p लिख देता हूं, 6d 6f 6g और ऐसे चलता चला जाएगा। अब आप क्या कीजिए, यहां से एक लाइन लीजिए एरो का और ऐसे करके खाली क्या कर दीजिए, इस प्रकार से आप इसके ऊपर बस लाइन खींच दीजिए। इस प्रकार से इसके ऊपर आप क्या खींच दीजिए, ऐसे करके लाइन खींच दीजिए। ऐसे करके क्या कर दीजिए, लाइन खींच दीजिए। खींचे, लाइन खींचा गया। अब इन लाइंस को आप क्या कीजिए, ऐसे करके जोड़ दीजिए। कैसे जोड़िए, ऐसे करके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ऐसे करके जोड़ दीजिए। सारे लाइंस को ऐसे करके आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए।
और आप फिर इस लाइन पर चलना स्टार्ट करिए। आप इस लाइन पर क्या कीजिए, चलना स्टार्ट करिए। जब आप इस लाइन पर चलना स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा सबसे पहले आप 1s पर चले हैं। देखिए सबसे पहले कौन आया है, 1s। 1s के बाद फिर कौन आ रहा है, 2s। 2s के बाद फिर कौन आया है, 2p। 2p के बाद फिर कौन आया है, 3s। 3s के बाद फिर कौन आया है, 3p। 3p के बाद 4s। 4s के बाद 3d। 3d के बाद 4p। 4p के बाद 5s। 5s के बाद 4d। 4d के बाद 5p। 5p के बाद 6s। इस तरीके से जब आप इस तरह सेट कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली जो नाम आ गया ये ऑटोमेटिकली किसके हिसाब से है, एनर्जी के हिसाब से है। इसके लिए अब आपको बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है, बार बार n+l जोड़ने का जरूरत नहीं है। 1s, उसके बाद 2s, तब 2p, तब 3s, तब 3p, तब 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। उसमें भी हम लोगों के काम कहां तक आने वाला है पता है, हम लोगों के काम बस यहां तक आने वाला है। हम लोगों का काम कहां तक आने वाला है, यहां तक। क्यों, s में मैक्सिमम, इसमें एक ही ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता है, 2। दूसरे s में कितना भरेगा, 2। p में कितना भरता है, 6। फिर s में कितना भरेगा, 2। p में कितना भरेगा, 6। s में कितना भरेगा, 2। और d में कितना भरता है, 10। इन सबको जोड़िएगा, देखिएगा 30 आ जाएगा। 2 + 2 4, 4 + 6 10 + 8 18, 18 + 2 20 + 10। हमारे को काम कहां तक है, यहीं तक है। इसके बाद का अगर याद है तो भी बढ़िया, नहीं याद है तो भी बढ़िया। याद क्या रखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। ये 10-12 बार बोलिएगा, आपको याद रह जाएगा, इसमें और कोई भारी बात नहीं है। डन। तो ये इसी प्रकार से ये शॉर्ट ट्रिक बता दिया। बोले बार बार तुम n और l का वैल्यू जोड़ने मत करो, तुम सीधे इसको लिखो, लिखने के बाद सबको ऐसे काट दो, काट के ऐसे जोड़ोगे, जो नाम जिस सीक्वेंस में आ रहा है उसको लिख दोगे, वो ऑटोमेटिकली किसके हिसाब से हो जाएगा, n+l के हिसाब से हो जाएगा। और जिसकी वैल्यू कम, जिसका n+l वैल्यू कम वो लोअर एनर्जी लेवल, और जिसका n+l वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा एनर्जी लेवल। इस प्रकार से 4s पहले आता है और 3d बाद में आता है, क्योंकि 3d का वैल्यू हो जाता है 5 और 4s का वैल्यू होता है 4। 4 और 5 में 4 छोटा है तो 4 पहले आएगा और 5 बड़ा आएगा। डन, यहां तक लिख लिए, डन। जल्दी जल्दी लिखिए, बहुत सरल है। और भी कुछ लाइन है उसको भी मैं पेंटिंग कर देता हूं, और ये सोन चलता चला जाता है। हम लोग का इतना ज्यादा काम नहीं है, हम लोग को जो काम में आता है वो बस इतना ही है। वैसे तो ये चलता चला जाया जा सकता है, पर हम लोग के काम तक यहीं तक आता है, ठीक है। ये आपका, तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लें। डन। और जिस सीक्वेंस में ये आया है उसी सीक्वेंस में हमने इसे लिखा है। और ये अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहां से भी क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। देखिए सबसे पहले 1s आया है, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। 3p में 4 है और यहां पे 4s में भी 4 है, तो पहले 4 वाला आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 3d आएगा, फिर 3d के बाद 4p, फिर 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 6p, 6p के बाद 4f, 4f के बाद एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको एनर्जी क्या करना है, सजाना है। अब आप लिखिए एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आप लिखिए एनर्जी लेवल डायग्राम। ये आपका हो गया इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। उसके बाद ये आपका हो गया, ये ऐसा आपका एनर्जी लेवल्स हो गया। इसके अंदर डब्बा बनाना है, पर दिस टाइम जो डब्बा बनेगा
वो बनेगा थोड़ा सा अलग तरीके से। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का 1s के ऊपर 2s, 2s के ऊपर 2p, 2p के ऊपर 3s, 3s के ऊपर 3p, 3p के ऊपर 4s, 4s के ऊपर 3d। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है किसका? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p, दिस इज 3s, दिस इज 3p, दिस इज 4s एंड दिस इज 3d। इसके अंदर 5 ब्लॉक्स होंगे, इसके अंदर 3 ब्लॉक, इसके अंदर 3 ब्लॉक। तो सबसे पहले ये एनर्जी लेवल डायग्राम आपको आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक तक इतना आप काट जाएगा 30 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, एकदम गड़गड़ाते हुए। ये कोई बोल दिया बताओ आयरन का कितना है तो 26, 26 है तो तुम वहीं तक तुरंत जोड़ के 26 कर लोगे, नहीं कर पाओगे। 2 2 4, यहां पे 6 10, 2 12, 12 6 18, 18 2 20 6। तो आपका कंफिगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 3d10। 26 है ना, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा ना 3d। यहां तक कोई डाउट? चलिए, तो डायग्राम आप बना लिए। अब इसके अंदर लिखिए, ये नहीं बनाया अभी तक, जल्दी जल्दी बनाइए। ये डायग्राम से बहुत कुछ अभी सीखना है हम लोग को, जल्दी जल्दी लिखिए। हेडिंग डालिए, द इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिस्कस्ड बिलो। अब हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भराएगा कैसे। पहला है अफबाउ प्रिंसिपल, द इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बढ़े आगे, द इंपॉर्टेंट रूल्स, द इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर पहला रूल है जिसको हम लोग कहते हैं अफबाउ प्रिंसिपल, AUFBAU, अफबाउ प्रिंसिपल। लिखिए, स्टेट करिए क्या कहते हैं अफबाउ, लिखिए। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, in the ground state of an atom, the electrons are added. In the ground state of an atom, the electrons are added. The electrons are added in. The electrons are added in. Added progressively to the various orbitals. Progressively to the various orbitals. In increasing order of their energies, 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 given by Borsbury, given by Borsbury rule or N+L rule, or N+L rule, starting from orbital of lowest energy, starting from orbital of lowest energy। पहला रूल है अफबाउ रूल। अफबाउ ने कहा कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को भरते हैं
तो आप किस सीक्वेंस में भरेंगे? फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी की ओर। और लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी डिसाइड कैसे होगा? तो बोर ब्यूरी रूल, दैट इज N+L रूल से आप उसको क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि किसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और किसमें बाद में। और उसी सीक्वेंस में आपने लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 एंड सो ऑन। और ये सीक्वेंस कैसे आया? ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि ये सीक्वेंस हमने निकाला कैसे निकाले हैं। पहला 1s 2s 2p 3s 3p 3d वो लिख दीजिए, काटिए, काटने के बाद सबको सांप की तरह जोड़ दीजिए और जो जैसे लाइन में आ रहा है उसको एक तरह से लिख दीजिए। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका है कि भाई आप सारे का N+L जोड़िए, जोड़ के एक लिस्ट बनाइए, जिसका पहले आता है उसको पहले लिखिए, जिसका बाद में आता है उसको बाद में लिखिए। अच्छा, जहां पर लड़ाई हो रही है आप देखे होंगे 3p और 3s 2p और 3s में लड़ाई हुआ है, दोनों का वैल्यू 3 है। देखिए, ध्यान है, यहां देखिए दोनों का वैल्यू 3 आया था, इसका भी वैल्यू क्या है? यहां इसका भी वैल्यू 3 है और इसका भी वैल्यू 3 है। तो जब लड़ाई हो रही है तो नियम कहता है कि जिसका ऑर्बिटल नंबर n नंबर जिसका छोटा है वो पहले लिखाएगा और जिसका n नंबर बड़ा है वो बाद में लिखाएगा। तो नोट डाल के इस बात को लिख लीजिए। इफ द N+L वैल्यू is same for two orbital the value with smaller principal quantum number is at lower energy. The value with smaller principal quantum number is at lower energy and the value with higher principal quantum number is at higher energy. ये लड़ाई को रोकने का तरीका अपनाया गया। डन? कोई डाउट? बोले आगे। तो यहीं से हम लोग डिसाइड किए कि 2p और 3s में पहले कौन भराएगा? 2p भराएगा और फिर कौन भराएगा? 3s भराएगा। ये हम लोग यहां से ही सीख के आए। डन? तो ये पहला रूल था, अफबाउ रूल। दूसरा, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ाए थे। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा दिए, जिसने कहा है कि कोई भी 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए? बोले तो थे कि ऑल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये हम बोले हैं, लिखवाए हैं कि नहीं वो थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लिखवा भी दिए थे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर भी एक लाइन में आप लिख लीजिए पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जस्ट राइट। सेकेंड रूल है पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नो टू electrons can have all set of 4 quantum number सेम। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स सेम। तो ये पाउली ने बोला। रूल नंबर 3 की ओर जाइए। राइट, रूल नंबर 3, हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, HUNDS। क्या हुआ, यहां कुछ दिक्कत है? हुन्स, नेक्स्ट लिखिए हुन्स, HUNDS, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रूल है। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसको आने से पहले आप लोग सब एक काम कीजिए, आप अभी सोडियम 11 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए।
कैल्शियम 20 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आप आयरन 26 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आप बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आप एल्युमिनियम 13 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आप इन सब का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए पहले। तो देखिए मैं सोडियम का एक का आपको लिख कर दिखाता हूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन अफबाउ ने बोला है कि कैसे भरेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल में सबसे पहले कौन आएगा, 1s आएगा। s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे 1s2, क्या लिखेंगे 1s2। इसके बाद फिर सेकंड पे कौन आएगा, 2s आएगा, उसमें भी मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 2, तो यह आ जाएगा 2s2। फिर तीसरा होगा जो एनर्जी लेवल के हिसाब से वो है 2p, उसमें मैक्सिमम कितना जा सकता है 6, तो 1s2 2s2 2p6, टोटल जोड़िए कितना हो गया 10 हुआ। हम लोग को कितना डालना है, तो अगले सेल में 3s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या है ये 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर है। s में 2 ही जा सकता है ना, क्योंकि एक ही डब्बा रहता है, एक डब्बा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 डब्बा है, 3 डब्बा मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये हम लिखवा चुके हैं ऑलरेडी आपको कि किस डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखवाए हैं ना। m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाला कॉलम देखिए, वहां पे आपको दिख जाएगा। इसी प्रकार से कैल्शियम का क्या होगा, आप लोग लिखेंगे कि मैं लिख दूं, जल्दी 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 लिखिए। मैं चाहता हूं आप लोगों में से कोई बताए मुझे कि कैल्शियम का क्या होगा, कैल्शियम का क्या होगा, आंसर लिखिए। कैल्शियम का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहीं तक होगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है। उसके बाद कौन है, आयरन। लिख लेंगे कि मैं लिखूं, आयरन 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 20 हो गया, और लास्ट में 3d6। बोरोन 1s2 2s2 2p1। एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3s3, बेहुदा 3s3। s में 2 से ज्यादा कैसे जाएगा, कह रहा 3s3। बढ़े आगे, सिंपल है। हम लोग यही लिखने के लिए पूरा चैप्टर पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो इतना लंबा चैप्टर पढ़े हैं सिर्फ यही कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, कि आप लोग बचपन में पढ़ते थे सोडियम का 281, अब एक नया कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। बस यही पढ़ने के लिए ही आप। अच्छा देखिए मैच करेगा, देखिए मैच कर रहा है। फर्स्ट सेल में कितना 2, सेकेंड सेल में कितना 8, और थर्ड सेल में कितना 1, 281 हुआ। अब ये पता चल गया कि ये 8 भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक s ऑर्बिटल है और फिर p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल में भी 3 डब्बे हैं, px py pz, और हर एक डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिटल कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। और आपको वो डायग्राम याद होगा जो मैंने डंबल शेप का बनाया था, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बनाए थे और एक इलेक्ट्रॉन नीचे बनाए थे। ध्यान आ रहा है। बढ़े आगे, अब कुछ का और लिखिए। कार्बन लिखिए, कार्बन 6, कार्बन 6 Mg12 Mn मैंगनीज, ये 24 होता है, करेक्ट बोले ना कि 25 होता है। इसके बाद क्रोमियम 24 और कॉपर 29। जिंक क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिंक आज की क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको जिंक का लिखवा दिए थे ना, तो इसलिए जिंक नहीं दे रहा हूं, ठीक है।
हाँ कॉपर 29। चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए। तो मैं लिखना स्टार्ट करूं, थोड़ा हेल्प करूं आपको। कार्बन होगा 1s2 2s2 2p2। Mg होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। Mn होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब आइए Cr में, अब आइए Cr में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 और कॉपर आइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। प्लीज सर अचानक से आप पेन का कलर बदल दिए, एक के पेन से लिख रहे थे फिर नीचे आके दूसरा रंग कर दिए। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या है? गलत है। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या है? गलत है। कौन कौन सा? सिर्फ क्रोमियम और कॉपर, सिर्फ क्रोमियम और कॉपर। क्यों गलत है और इसके पीछे क्या कारण है, ये अभी हम लोग देखते हैं। तो ये दोनों को लिखिए और लिख के उसके बगल में ऐसे करके क्या कर दीजिए, क्रॉस बना दीजिए कि ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या है? गलत है। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन गलत है। बाकी आप जितना लिखे सब सही है, पर ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या है? गलत है। इसके लिए एक काम हम लोग को करना होगा, दैट इज ऑर्बिटल की एनर्जी डायग्राम को बनाना होगा। ऑर्बिटल की एनर्जी डायग्राम को क्या करना होगा? बनाना होगा। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैं सोडियम के लिए एनर्जी डायग्राम बना रहा हूं। किसके लिए बना रहा हूं? सोडियम के लिए। तो क्या लिखूंगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ध्यान से यहां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, एक को सीधा बनाना है और दूसरे को उल्टा। क्यों? क्योंकि एक का स्पिन अलग है और दूसरे का स्पिन अलग। सेकंड को भी ऐसा बनाया। थर्ड जब भर रहे हैं, यहां पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है भरने का। यहां पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है भरने का। ध्यान से देखिएगा, यही खेला है यहां पे। क्या है दो पॉसिबिलिटी? हम 3 इलेक्ट्रॉन डालना है, कितना? 6 डालना है। एक तो ऐसे भर सकते थे 1 2 3 4 5 6, एक तो ये भर सकते थे। और सेकंड भरेंगे 1 2 3 4 5 6। बोलेंगे सर भराने के बाद तो दोनों एक जैसा ही दिख रहा है, लेकिन सीक्वेंस दोनों में क्या है? अलग अलग है। इसमें कैसे भरे? पहले एक डब्बा में दोनों भरे, फिर दूसरा डब्बा में दोनों भरे, फिर तीसरा डब्बा में दोनों भरे। यहां पर एक 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 पहले हमने तीनों में दिया और फिर दोनों को डबलिंग किए। ये समझ में आ रहा है? जो अभी बोले नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नंबर लिख देता हूं। मैं क्या कर देता हूं? नंबर लिख देता हूं। मैं नंबर लिख देता हूं। इसमें भरे हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें भरे हैं 1 2 3 4 5 6। करेक्ट? ये और ये में कौन सही है और क्यों, इसको जानने के लिए आपको ये रूल पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या रूल है? हुइन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये रूल पढ़ाने के लिए हमको बीच में थोड़ा सा वो सब बताना पड़ा, क्योंकि वहां तक आप पहुंचते ही नहीं तो फिर वो समझ में नहीं आता कि क्या है रूल। अब रूल मुझे समझ में आ रहा है। चलिए, रूल चूंकि अब मुझे समझना है तो मैं अब कहानी को आगे बढ़ाता हूं। मुझे सपोज करिए 3D में 5 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन डालने हैं।
5 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। मेरे पास क्या क्या उपाय है इलेक्ट्रॉन को डालने का, उसको एक बार देखते हैं और फिर 5 इलेक्ट्रॉन को डालने का प्रयास भी करते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन कैसे डलेगा। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं। मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे डाल लो। सेकेंड पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4, किसी एक में 5 कर लो। और सेकेंड एक लास्ट पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5, तुम ऐसे कर लो। और क्या क्या बनेगा बताओ, कोई एक बताओ, हम वो भी बना देंगे। नहीं, बनेगा तो ही ना कि एक डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी 3 तो खाली। जगह से मतलब नहीं है, बनेगा पॉसिबिलिटी यही ना, बस ये पॉसिबिलिटी बना। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग स्पिन कैलकुलेट करते हैं। इसका हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, स्पिन कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखिए, एक का प्लस हाफ, एक का स्पिन प्लस हाफ और दूसरे का स्पिन माइनस हाफ, फिर इसके अंदर भी एक का स्पिन प्लस हाफ, दूसरे का स्पिन माइनस हाफ और इसके ऊपर प्लस हाफ, यही है टोटल स्पिन। टोटल स्पिन को जब हम लोग ऐड करेंगे, टोटल स्पिन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल स्पिन कितना निकल के आएगा, टीएस प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस प्लस हाफ, यही आएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये कट गया, ये कट गया, पहले वाले का टोटल स्पिन टीएस आपका निकल के आ गया, प्लस हाफ निकल के आया। सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहां का टोटल स्पिन निकल के आएगा प्लस 3/2 और यहां पर टोटल स्पिन क्या निकल के आया, प्लस 5/2। सबसे ज्यादा स्पिन किसका निकल के आया, जब हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, एक एक करके भरा। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि जब आप डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल्स एट सेम एनर्जी लेवल, एक शब्द नया यूज किया, उसको लिख लीजिए, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स एट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट orbitals. What is degenerate orbitals? The orbitals at same energy level, orbitals at same energy level, same energy level पर जो ऑर्बिटल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब डीजेनरेट, ये सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में रूल कहता है कि पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डालिए और बाद में उसकी क्या कर दीजिए, डबलिंग कर दीजिए। क्यों, क्योंकि जो आपका टोटल स्पिन है वो तब क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, जिसकी वजह से एक्सचेंज एनर्जी जो है वो क्या आता है, मिनिमम आता है। कारण क्या है उसका, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। डन। तो ये आप अपनी कॉपी में लिखें। कोई भी तो स्टेबल होना ही चाहता है ना, ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पूरा दुनिया इलेक्ट्रॉन और एटम और मॉलिक्यूल का क्यों है, सब तो स्टेबिलिटी है। तो अल्टीमेटली क्या है, ये स्टेबिलिटी के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी जहां होगा, जहां सबसे ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, वो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिलीज इन एक्सचेंज एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिलीज इन एक्सचेंज एनर्जी। और जिसका एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा वो ज्यादा स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। चले वापस, जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि हम लोग को यह भी जानना है, क्या जानना है कि सीआर और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन गलत क्यों है। जानना है कि नहीं जानना है। भाई सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से आप अपने मन से आए और बोल दिए गलत हो गया, तो कैसे थोड़े होता है। ठीक है, तो अब इधर आते हैं और यहां से हमको क्या समझ में आया कि ये वाला सिस्टम ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन भरना क्या है, गलत है।
और हम लोग को कैसे एनर्जी भरना होगा, तो जैसे हम लोगों ने यहां पर लिखा था, कैसे लिखा है, ये इस प्रकार का आपका ये है। अब इलेक्ट्रॉन हम लोग को भरना है 1 2 3 4 5 6 और तब इसमें कौन भराएगा, 7 भराएगा। इसका काम कहां आएगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इसका काम आता कहां पर है। तो ये आ गया किसकी एनर्जी लेवल है, दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p एंड दिस इज 3s। और ये डीजेनरेट ऑर्बिटल से, एक से ज्यादा ऑर्बिटल थे तो पहले एक 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 भरे और फिर डबलिंग किए। ये किस किस, हाँ ये आएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम आता है। इसका नहीं ना भरवाएगा, तुमसे भरवाएगा, रुको बता रहे हैं, ये तो तुमको आसान वाला दिए ना, अभी आएगा जिसमें तुमको भरना होगा। 23 का भरा हो, 23 कौन है, वेलेडियम। वेनेडियम का तुम भरोगे, तुमको ऑटोमेटिकली वैसे ही भरना होगा जैसे नियम कहता है, नियम के विपरीत भरोगे गलत हो जाएगा। बनाते टाइम ऑटोमेटिक वैसा हो जाएगा, जहां पे तुम 3 वैसे ही भरना होगा, दूसरा उपाय ही नहीं है तुमको भरने को। दिख जाएगा कि अगर तुम दूसरे डिजाइन में भरोगे गलती कर दोगे। अभी दिखाते हैं क्रोमियम और वो वाला दिखाते हैं, बढ़े आगे। अब हम लोग कहां पे फंसे हुए थे, कॉपर और क्रोमियम का गलत क्यों है, तो यहीं पर अगले ही पेज पर मैं आपको कॉपर और क्रोमियम गलत क्यों है, इसके लिए मुझे चलना होगा इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम पर। कॉपर क्रोमियम का पहले करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, वहां पर आ रहा है 3d4, वहां पर कौन आ रहा है 3d4। अब देखिए हम भरना स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उससे पहले इसका एनर्जी लिख लेते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d सॉरी 4s तब 3d, 4s और तब 3d, और ये हम लोग किसके लिए भर रहे हैं, Cr24 के लिए। अब इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, क्या है 3d4। ये जो आपने गलत लिखा था वो है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। एक रूल है जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, अच्छा ये पहले ये 4 ऐसे क्यों भरा है वो अब समझ में आ गया। ये किसके हिसाब से हमने इसको ऐसे भरा है, इसको डबल डबल नहीं करके भरे, ऐसे क्यों भरे, कौन रूल के हिसाब से, हुन्स की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के हिसाब से हमने ऐसे भरा। अब इसके बाद एक रूल आता है जो रूल कहता है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड एंड fulfilled orbital are more stable। क्या है, ये मोर स्टेबल होते हैं। कौन ज्यादा स्टेबल है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फील्ड है नहीं तो फुल फील्ड है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, अभी कितने इलेक्ट्रॉन, डी में रह कितने सकते हैं टोटल, डी में रह कितने सकते हैं टोटल, 10 रह सकते हैं, 10 का आधा 5। अगर कोई ऐसा उपाय लग जाए कि ये 4 से किस में कन्वर्ट हो जाए, 5 में, तो ये एटम बहुत स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू व्हाट, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करेगा, इस 4s से गुहार लगाएगा, किससे गुहार लगाएगा, 4s, और कहेगा 4s भाई तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करो, मुझे दे दो, क्या करो, मुझे दे दो। वो एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहां से कहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस हाफ फील्ड ऑर्बिटल सिस्टम। हाफ फील्ड सिस्टम आर मोर स्टेबल देन जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ये हाफ फील्ड हो गया, ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, और अब ये ज्यादा स्टेबल है, और अल्टीमेटली एटम सब मर क्यों रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए। अब जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्या आएगा, 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ना कि जो हमने क्या किया था पहले लिखा था। कारण क्या है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं देन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। किसको? स्टेबिलिटी के लिए कुछ कर सकता है। यहां जो एक्सचेंज एनर्जी है ना, वही एनर्जी इसको मिलेगा और ये उसको जंप करा देगा, क्योंकि अब ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ज्यादा स्टेबल, पहले भी 4 थे, तो वहां से जो एक्सचेंज एनर्जी निकली है उसी से ये जंप कर जाएगा। तो आपको जंपिंग के लिए बहुत ज्यादा। और एक और बात है, आगे चलिए बताएंगे। एक क्वेश्चन अभी अच्छा किया आपने पूछ लिया, आज की क्लास में नहीं, या फिर मैं आज ही की क्लास में बता दूंगा, क्योंकि आज तो आखिरी क्लास है, इसके बाद क्लास नहीं है ना, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करिए, टाइम बहुत कम है, बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो हो गया क्रोमियम का। अभी अगला लफड़ा क्या फंसा हुआ है? कॉपर। कॉपर में 3d9 है, तो वो 4s से क्या बोलेगा कि एक मुझे दे दो, और वो क्या हो जाएगा 3d10। 3d10 मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। फिर स्टेबिलिटी दो ही है जहां पर ये हो रहा है, एक तो 3d4 सिस्टम और 3d9 सिस्टम। 3d4 एग्जिस्ट नहीं करता और 3d9 एग्जिस्ट नहीं करता। 3d4 किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3d5 में। और 3d9 किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3d10 में। तो अगला कॉपर का भी समझ में आ ही गया आपको मैं क्या बोलना चाहता था, तो आप उसको बना लीजिए। ये एनर्जी है फॉर व्हाट? कॉपर 29, और इसका एनर्जी बनाइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10 वाला। अब 3d10 वाले में जब आप इलेक्ट्रॉन भरिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। लेकिन ये अपने इस भाई 4s से बोलेगा कि भैया आप मेरा अपना इलेक्ट्रॉन कहां दे दीजिए, यहां दे दीजिए। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? यहां दे देगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, अब ये क्या हो गया? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। और इस हिसाब से जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा कॉपर का, अब जो मॉडिफाइड कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। तो एग्जाम में आएगा तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? ये वाला, ना कि वो वाला। गलती से भी वो वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है। एक डेफिनेशन है, इसके नीचे लिखिए एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ब्रैकेट में लिखिए एक्सप्लेनेशन। क्या क्या कारण है इसके एक्सेप्शनल होने का? पहला, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दुनिया में हर वो चीज खूबसूरत है जो सिमेट्रिकल है। दुनिया में हर वो चीज खूबसूरत है जो सिमेट्रिकल है। अगर आप कभी आगरा गए हो और आपने ताजमहल को देखा हो, ताजमहल खूबसूरत क्यों है? क्योंकि उसका हर चीज सिमेट्रिकल है। एकदम सेंटर में आप खड़े हो जाइए, 2 मीनार इधर, 2 मीनार इधर, पूरा सिमेट्रिकल। आदमी ही भगवान बनाए हैं, एक आंख इधर दिए, एक आंख इधर दिए, बीच में नाक दिए, होठ ऐसा दिए कि आधा इधर फंसता है आधा इधर फंसता है। अगर बाई चांस सोचिए को भगवान ऐसा कीर्ति बनाए रहते, एक साइड आंख रहता और एक साइड नाक रहता, कैसे लगते हम लोग देखने में? भूत के जैसा लगते।
कि एक साइड सिर्फ दो ठो आंख ऊपर नीचे दे देते और नाक जो है वो इस साइड दे देते, अब मुंह बीच में दे देते, तो राक्षस कहते हैं हम लोग उसको। लेकिन सिमेट्रिकल कोई भी चीज आप ही देखिए ना, क्लासरूम में कोई बैठा हुआ है बच्चा सब, एक क्लास ऐसा है जहां पर सारा लड़का एक तरफ, सारी लड़कियां एक तरफ, बीच में एक जगह छोड़ा हुआ है, आपके आंख को सुकून मिलेगा देख के। यहीं पर रैंडमली कोई इधर फेंका, कोई इधर फेंका। आप अपने घर में जाइए, आप अपने रूम में देखिए, सारा सामान हेयर एंड देयर बिखरा हुआ है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। सब चीज अपने जगह पर, जूता ठीक जगह पर, कपड़े ठीक जगह पर, पर्दा ठीक से हुआ, बेडशीट ठीक, उसके ऊपर पिलो बढ़िया से, ब्लैंकेट ठीक से, आपको घुसते ही पॉजिटिव एनर्जी उस रूम से आएगी। दुनिया में जो भी चीज सिमेट्रिकल भगवान ने बनाया वो हमेशा खूबसूरत है और वो ज्यादा स्टेबल है। तो जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था तो ये सिमेट्रिकल नहीं था, क्योंकि आप बीच से अगर लाइन खींचते तीसरे में, इधर 2 था और इधर, लेकिन जब आप अब बीच से लाइन खींच रहे हैं, इधर भी 2 है और इधर भी, तो कोई भी चीज जब सिमेट्रिकल हो जाती है तो ज्यादा स्टेबल हो जाती है। सेम यहां पर भी हुआ और सेम कॉपर में भी हुआ। तो पहला कारण है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नन। एंड दूसरा एक्सचेंज एनर्जी, एंड दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। बस एक्सचेंज एनर्जी की परिभाषा लिख लीजिए, मोर द नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, more the number of single electron in an orbital, more will be the exchange energy released and more will be the stability of atom. More will be the exchange energy released and more will be the stability of atom. और यहां से हमें पता चला कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, डन, यहां तक हो गया, कोई डाउट? हाँ लिख दीजिए थर्ड नंबर, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो बच्ची अभी थोड़ा देर पहले डाउट पूछी थी, इसको भी थोड़ा सा हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। कार्बन 6, कार्बन क्या है? 6 है। तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s2 2p2 कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई डाउट है तो देखिए ध्यान से। हेलो, यहां कोई डाउट है? सर जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जब कभी भी हाफ फील्ड होने वाला रहता है तो नीचे से इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहां जाने की टेंडेंसी रखता है? ऊपर। तो इसका मतलब कार्बन में भी अपवाद होना चाहिए था। क्या बोले? अच्छा ऊपर, यहां, हाँ ये 2p2 ही है, बनाए 2p2 है, गलती से लिखने में लिखा गया। तो ये भी एक एक्सेप्शन होना चाहिए था। और एक्सेप्शन होने के बाद इसका जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो क्या लिखते? 1s2 2s1 2p3 लिखना चाहिए था। सर यहां ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? जब मन करेगा तब करेगा, जब मन करेगा तब नहीं करेगा। कहां से यहां ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? सोचने वाली बात है। आप लोग ये सोच पा रहे हैं भाई सीआर और कॉपर में क्या ऐसा बात हुआ कि वहां कर लिया, यहां क्यों नहीं कर रहा है? इसका आंसर आपकी कॉपी में हम लिखवाए हुए हैं, पर आप उसको ढूंढ नहीं पाइएगा। ये 200% है। आपको एक दिन हम कैलकुलेशन करवाए थे, आप अपनी कॉपी में जाके देखिएगा। E2 माइनस E1, फिर करवाए थे E3 माइनस E2, फिर करवाए थे E4 माइनस E3। ऐसे करके हम डिफरेंस इन एनर्जीज का कैलकुलेशन जरूर करवाए थे। हमको 100% याद है, मैंने करवाया था इसको। आप जाके अपनी कॉपी में थोड़ा चेक कीजिए ना, क्योंकि हमको इसके वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पे करवाए थे, लाइए डिफरेंस इन एनर्जीज निकलवाए थे।
हाँ, ये तो E1 E2 E3 है। हम डिफरेंस इन एनर्जीज लिखवाए थे कि इसका डिफरेंस इन एनर्जी क्या होगा, E1 माइनस E2 E2 माइनस E3, ये नहीं करवाए थे, कहे होंगे निकालने के लिए। खैर कोई बात नहीं, आप सारी एनर्जीज लिखे हुए हैं, सारी एनर्जी लिखे हुए, बस बोलिए ना वैल्यू। E2 का वैल्यू बोलिए कितना है, -328 माइनस, और उसका वैल्यू कितना है, हाँ बोलिए ना, -1312। हाँ हाँ कोई बात नहीं, यहां माइनस, इसको प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा -328 प्लस 1312। इसको घटाइए तो थोड़ा जल्दी से, इसको डिफरेंस करिए, कितना आ रहा है, 900 कुछ आएगा, 900 समथिंग आएगा। 28 है ना, 12 चला गया तो बचा कितना, ये बच गया 16, 16 घटेगा तो 984, इतना आएगा, 984। क्लियर। तो फर्स्ट सेल से कोई चीज को अगर दूसरा सेल में कूदना है तो उसके लिए डिफरेंस इन एनर्जी कितना है, 984। इसी तरह E3 E4 का बताइए जरा, E4 का एनर्जी कितना है, कितना है, -82, माइनस ऑफ माइनस, E3 कितना है, 145.8। इसका डिफरेंस निकालिएगा, -82 प्लस 145.8। इसको सॉल्व करिए, डिफरेंस इन एनर्जी कितना आ रहा है देखिए, कितना, ये इधर 45 और इधर 18, 63.8। अब देखिए यहीं पर इसका आंसर छुपा हुआ है। जहां पर क्रोमियम और कॉपर है वहां पे 4s से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था, 3d में। डिफरेंस इन एनर्जी क्या था, कम था, इतना कम था कि एक्सचेंज एनर्जी से उसकी पूर्ति की जा सकती थी। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप मार रहा है, 2s से लेकर 2p में, यानी समझिए एक तरह से 1 से लेकर 2 में, 1 से लेकर 2 में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस इन एनर्जी कितना है, 984 किलो जूल पर मोल। कहां से लाएगा, अपना बाप घर से। इतना एनर्जी लेके कहां से आएगा, जब इतनी एनर्जी उसको मिलेगी नहीं, वो जंप कैसे मारेगा। इसलिए कार्बन में यह संभव नहीं है, लेकिन ऊपर जाने के बाद यह सब संभव है। क्यों, क्योंकि ऊपर में डिफरेंस इन ऑर्बिटल का एनर्जी, जो शेल्स की एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या है, कम है। यहां तो वो 2s से 2p में कूद रहा है, यह तो ज्यादा डिफरेंस है, और वहां पे 3s से 4s से 3d में कूद रहा है। इवन इफ द नंबर इज बिगर बट द डिफरेंस इन एनर्जी इज स्मॉलर, हियर द नंबर इज स्मॉलर बट द डिफरेंस इन एनर्जी इज बिगर। इसीलिए यहां पर यह कूद नहीं सकता। अरे ज्यादा ज्यादा इसको एनर्जी कहीं से मिलेगा, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी उतना प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है जितना उसको चाहिए कूदने के लिए, तो कहां से जंप मारेगा। जंप मारने के लिए तो उसको एनर्जी चाहिए। इसीलिए कार्बन अपवाद नहीं है, पर क्रोमियम और कॉपर अपवाद हो गए। और नया ये लॉजिक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। कोई आपसे अच्छा केमिस्ट्री का शिक्षक होगा तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि बाबू कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, और उसका बाद कहेगा क्रोमियम का लिखाओ। बोले कोरियम में तुम जंप करा दिए, कार्बन में कहां नहीं जंप करा रहे हो। अगर ये सवाल पूछा तो इसका आंसर कहां लाई करता है, डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स ऑफ द शेल। नीचे डिफरेंस इन एनर्जी ज्यादा है, ऊपर डिफरेंस इन एनर्जी कम है। जहां डिफरेंस इन एनर्जी कम है वहां जंपिंग आसान है, जहां डिफरेंस एनर्जी ज्यादा है वहां जंपिंग आसान नहीं है। और नीचे डिफरेंस एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वहां जंपिंग नहीं होता है। जितनी जंपिंग होगी सब ऊपर, और जैसे जैसे और ऊपर जाते जाइएगा 5, 6, 7, वहां पे तो घर रूम टेम्परेचर पर ही जंप कर जाएगा। एक्सचेंज एनर्जी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टेबिलिटी दिखना चाहिए खाली कि वहां जाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, वो अपने जंप मार लेगा। देन लगभग सब चीज इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर भी रह जाता है, नोड बताए थे, नोडल प्लेन, नोड, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती है, ये सब कुछ बता दिए थे। तो अगर ये सब बता दिए हैं तो यहां पर आपका ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आपका काम है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं, चाहे आप दिनेश फॉलो कर रहे हो, टुगेदर विद फॉलो कर रहे हो, ऑल इन वन फॉलो कर रहे हो, विनेश फॉलो कर रहे हो, नूतन फॉलो कर रहे हो, किसी भी किताब को बना रहे हो या किसी भी संस्थान की किताब को बना रहे हो, जिस भी किताब को बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसके ऊपर आ जाए। कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है
तो आप हमसे डाउट पूछिए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट करके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम दी नेक्स्ट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।